हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होती है और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके फैक्टर फैक्टिंग को डिस्कस करेंगे। तो देखिए लैटिस एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए लैटिस एनर्जी क्या होती है, यानी कि लैटिस एनर्जी एक अमाउंट होता है एनर्जी का जब एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है और ये किन दो चीज़ों से बन रहा है, इस Na पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से, यानी दो चीज़ें, कोई भी दो चीज़ें कैटाइन और एनाइन मिलकर के क्या बना रही हैं, एक ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो ये जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी का रिलीज़ होगा। यानी ऐसे समझिए कि ये इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये इस रास्ते से इस रास्ते तक आएंगे तो एनर्जी लूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। तो जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अगर इसको डेफिनेशन से समझें तो देखिए लैटिस एनर्जी वो अमाउंट है एनर्जी का जब एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है कि जैसे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन गैसियस कैटाइन एंड गैसियस एनाइन, यानी कि जो कैटाइन है और जो एनाइन है वो दोनों किस में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में होने चाहिए। तो ओवरऑल अब हम क्या बोल सकते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो लैटिस एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस कैटाइन एंड गैसियस एनाइन, यानी कि लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जब एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है गैसियस कैटाइन से और गैसियस एनाइन से, तो उसको बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास कैटाइन है, कैटाइन वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हमारे पास एनाइन है और एनाइन वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास जो कैटाइन दे रखा है यानी कि Na पॉजिटिव दे रखा है, वो किस में दे रखा है, गैसियस स्टेट में। ये मैंने नीचे नोट कर रखा है, जी मतलब गैसियस स्टेट में है। और ये जो हमारे पास एनाइन है यानी कि Cl नेगेटिव है, ये भी क्या है, गैसियस स्टेट में। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों गैसियस स्टेट में है। अब ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं NaCl। ये किस में बन रहा है, ये बन रहा है सॉलिड स्टेट में। तो ये जो NaCl बन रहा है, तो यहाँ से जब ये दोनों, इन दोनों के बीच में कोई भी प्रोसेस होके जब NaCl बनेगा तो कुछ अमाउंट एनर्जी का रिलीज़ होगा और उसी अमाउंट को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब देखिए ये जो NaCl है ये क्या है, ये स्टेबल है और कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसकी मिनिमम एनर्जी हो, यानी कम से कम एनर्जी होगी तभी स्टेबल होगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि NaCl स्टेबल है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई होगी, क्योंकि कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसकी मिनिमम एनर्जी होती है। अब देखिए इसकी अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब एक NaCl यानी इस NaCl को जब हम ब्रेक करेंगे, यानी आप देखिए इसको ऐसे समझिए कि Na और Cl दोनों ने मिलकर NaCl बनाया, तो अब हम NaCl को ब्रेक करेंगे तो हमें ये दोनों मिलेंगे कि नहीं। भाई देखिए ये दोनों चीज़ें मिलकर के ये बना रही हैं, तो अगर हम इस चीज़ को तोड़ दें बीच में से तो हमें ये मिल जाएगा कि नहीं। जाहिर सी बात है, ये दोनों मिलकर के ये बना रही हैं, तो इसको हम तोड़ेंगे तो हमें वापस से ये मिल जाएगा। तो क्या होगा कि अगर हम दूसरी डेफिनेशन इसकी देखें तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब हम NaCl को ब्रेक करेंगे, NaCl को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेगा, लेकिन इस NaCl को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी का इसको देना पड़ेगा। तो जितना अमाउंट इसने इसको बनाने में रिलीज़ किया है, यानी जितना अमाउंट NaCl ने रिलीज़ किया है इस NaCl को बनाने में, उतना ही अमाउंट हमें इसको ब्रेक करने में देना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। लेकिन इजीली और सीधे सीधे याद करनी तो आप सिर्फ इतना से याद रखिए कि जब एक गैसियस एनाइन और गैसियस कैटाइन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी गैसियस कैटाइन और गैसियस एनाइन दोनों मिलकर के एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी का रिलीज़ होता है, तो उस अमाउंट को बोलते हैं, जो एनर्जी का जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब देखिए ये देयर इज़ नो डायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी, यानी कि लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसको इनडायरेक्ट मेथड से डिटरमाइन करते हैं। वी कैन डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी बाय बोर्न हेबर साइकिल,
यानी कि जो लैटिस एनर्जी है इसको हम डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। इसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, तो इसको हम डिटरमाइन करते हैं बोर्न हेबर साइकिल से, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बोर्न हेबर साइकिल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि हायर द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड, यानी आयनिक सॉलिड की जितनी ज़्यादा हायर लैटिस एनर्जी होगी द ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी ग्रेटर होगी। कब होगी, जब उसकी लैटिस एनर्जी हायर होगी, यानी जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी आयनिक सॉलिड की उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अब देखिए इसके फैक्टर अफेक्टिंग, तो फर्स्ट जो इसका फैक्टर है वो ये है कि ये डिपेंड करती है साइज़ ऑफ आयन, यानी साइज़ ऑफ आयन पर किस तरीके से ये डिपेंड करती है। तो देखिए किसी भी आयन का साइज़ जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। यानी कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो आयन का जो साइज़ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी, यानी द साइज ऑफ द आयन इंक्रीजेज, जैसे जैसे आयन का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। देखिए इसका सेकंड फैक्टर है चार्ज ऑन आयंस। अभी हमने देखा इसका फर्स्ट फैक्टर जिसमें साइज पर किस तरीके से डिपेंड कर रही थी लैटिस एनर्जी, तो जैसे जैसे आयन का साइज इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही थी, यानी कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी लैटिस एनर्जी। चार्ज की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आयन के ऊपर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज होगी, यानी कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर दे रखा है चार्ज इंक्रीजेस, अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी। आप देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल में है NaF, MgF2 और AlF3, हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल हैं। और अगर हमसे इन तीनों एग्जाम्पल में पूछा जाए कि किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, यानी इन तीनों के बीच में अगर कंपैरिजन पूछा जाए तो हम कैसे करके बताएंगे। तो देखिए हम क्या देखेंगे, हम सबसे देखिए अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो देखिए सबसे पहले सबके कैटाइन तो अलग है, इसका ये कैटाइन अलग है, कैटाइन यहाँ पर भी तीनों के कैटाइन अलग है, लेकिन अगर तीनों के एनाइन की बात करें तो सभी जगह क्या है, एफ है, तो एनाइन सेम है। तो हम कैटाइन को देखेंगे तो देखिए अगर कैटाइन की अगर हम साइज़ की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि ये एक के बाद एक आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इनके साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो हम साइज़ से तो पता नहीं कर सकते इसकी जो लैटिस एनर्जी होगी, तो हम कैसे पता करेंगे, हम यहाँ पर सेकंड फैक्टर यूज़ करके पता करेंगे, यानी कि आयन के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को देखकर पता करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है +1, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2 और यहाँ जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर चार्ज है +3। तो देखिए चार्ज सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, यानी कि लैटिस एनर्जी का जो कंपैरिजन होगा वो सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर दे रखा है Na2O, MgO और Al2O3। अब देखिए इसके सभी के इनमें एनाइन की बात करें तो यहाँ भी एनाइन क्या है, सेम है, हमें क्या देखना है, सिर्फ कैटाइन। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर से वही कि हम साइज़ तो नहीं देख सकते क्योंकि इनका साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे चार्ज। तो सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1, मैग्नीशियम पर +2 और एल्यूमिनियम पर +3। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा जो लैटिस एनर्जी होगी वो किसकी होगी, इसकी, देन इसकी, देन इसकी। कैसे होगी, क्योंकि हमने चार्ज से कंपेयर करके देखा, जिसका ज़्यादा चार्ज उसकी ज़्यादा लैटिस एनर्जी, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होता है उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पर नीचे दे रखा है द लैटिस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एज, यानी लैटिस एनर्जी को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है यहाँ पर U = NaE² Z1 Z2 अपॉन स्मॉल r, फिर यहाँ ब्रैकेट में देखा 1 - 1 अपॉन स्मॉल n। अब देखिए यहाँ पर जो n है वो है एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर E की बात करें तो E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो है Z1 एंड Z2, यानी ये Z1 और Z2 है यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी। स्मॉल r की बात करें तो ये है इंटरआयनिक डिस्टेंस, यहाँ पर जो ये A है ये है मेडलन कांस्टेंट,
और एन है ये है बॉन्ड कांस्टेंट, यानी कि इसमें ये जो एन है ये क्या है, ये बॉन्ड कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेबर साइकिल, बॉन्ड हेबर साइकिल क्या होता है। तो आई होप कि आपको लैटिस एनर्जी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।